जिनकी ठोकर में थी दुनिया, जिनके कदमों में जहां, हो गए उनके मकाबिर आज बेनामो निशान। है किले वीरान, कब्रों पर कोई साया नहीं, कह रही हैं गिरती दीवारें अब इनकी दास्तां। चल रही सजनिया पिया की नगरिया, नदिया किनारे तोरा गाँव, नदिया किनारे तोरा गाँव। भेजा छबीली ने रंगीन के पास, नौरंगी को बता दे। अरे मियां रंगीन, आजिज कर दिया, मुझे परेशान कर दिया तुमने। मैं शाहबाद, रामपुर, बिलासपुर जाने कहाँ कहाँ ढूंढता फिरा, तुम्हें यहाँ जाके पकड़ा है कहीं। अरे नौरंगी, तुझे देखकर कितनी खुशी हुई है, जैसे मैंने अपनी छबीली को देख लिया। अरे तो मैं क्यों आया, मैं भी तो यूं ही आया तुमसे मिलने। बता, मेरी छबीली मुझे याद करती है ना? याद? अरे वो तो दिनों रात याद करती है। हाय छबीली, मैं भी तुझे बहुत याद करता हूँ। चल रही सजनिया पिया की नगरिया, नदिया किनारे मोरा गाँव, नदिया किनारे मोरा गाँव। रंगीन मियाँ तो यहाँ अटके हुए हैं। मियाँ रंगीन, इरादे क्या हैं आपके? आप तो ऐसे खो गए नौरंगी के साथ जैसे यहाँ अनुज, आशा, लता कोई है ही नहीं। हुजूर, नौरंगी छबीली के पास से आया है ना, तो आप क्या अपनी छबीली का हालचाल भी नहीं पूछे? क्यों नहीं? अरे पूछिए पूछिए, कौन मना करता है भला। लेकिन बाहर गाड़ी तैयार खड़ी है और साथ में नेगी साहब भी, अनुज साहब। हाँ लता जी, नौरंगी को भी साथ ही लिए चलते हैं। ठीक है ना मियाँ रंगीन, जहाँ आपको झेल रहे हैं वहाँ एक नौरंगी को और सही। मतलब हमें झेलना पड़ेगा? हुजूर, हम कोई झेलने की चीज है? हाँ, पहचानिए हमें, हम तो खेलने की चीज है। हाँ। और जनाब, बाहर गाड़ी तैयार खड़ी है, आपके पीछे नेगी साहब भी हैं। आदाब मियाँ रंगीन। आदाब हुजूर। हुजूर, आपको काहे को तकलीफ दी है इन्होंने? तकलीफ इसलिए दी है इन्हें मियाँ रंगीन, क्योंकि हमें किसी को भी इस इलाके की कोई जानकारी नहीं। रामनगर और ये काशीपुर का इलाका मैंने भी पहले कभी नहीं देखा, इसलिए सोचा कि नेगी जी को ही साथ ले लें। ऐसा करते हैं, अब आप जल्दी से तैयार तो आप भी खड़े हैं, नौरंगी भी, चले यहाँ से। हाँ, चलिए हुजूर, चलिए ना जल्दी, देर किस बात की। हाँ। जी, काशीपुर और रामनगर की जानकारी दीजिए ना कुछ। हाँ अनुज, काशीपुर और रामनगर के बारे में थोड़ा बहुत आपने जरूर पढ़ा होगा। बस यूं ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि रामनगर कुमाऊं के भावर का इलाका है। जी जी। और काशीपुर तराई का इलाका। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुमाऊं को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया था अनुज साहब। जी नेगी जी, याद आया। पहला पहाड़ी इलाका, दूसरा भावर का इलाका और तीसरा तराई का इलाका। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। बिल्कुल ठीक। ये भावर का इलाका तराई से पहाड़ों तक 1200 से 1700 फीट की ऊंचाई तक माना गया है आशा जी। अच्छा। यहाँ पत्थर, मिट्टी और रेत की तहें होती हैं। और ये पहाड़ों के साथ साथ चिल्किया से टनकपुर तक चला गया है। अच्छा अच्छा, टनकपुर से चिल्किया तक। ये टनकपुर और आसपास का इलाका तो हमने देखा है, लेकिन ये चिल्किया कहाँ है? रामनगर से ज्यादा दूर नहीं है अनु साहब। असल में रामनगर पहले चिल्किया का गैर आबाद इलाका था। अच्छा। और इसका ताल्लुक
परगना कोट भावर से था। अच्छा अच्छा। जी, और ये रामनगर तो कोसी के किनारे 1850 में रामजी साहब ने बसाया था। हाँ, नेगी साहब दरअसल ये बताइएगा कि एशियन हिस्ट्री में इसका नाम मिलता है या नहीं? लता जी, प्राचीन इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओह आई सी, वंडरफुल इंफॉर्मेशन। भाई हम तो बहुत थक गए हैं, अब बैठे बैठे बहुत देर हो गई। अनुज अब गाड़ी यहीं रोक दो। देखो ना कितनी सुंदर जगह है, थोड़ी देर यहीं आराम करते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी रोकता हूँ। रंगीन साहब, बड़ा दिल चाह रहा है टहलने का। हाँ, ये चलिए लता जी। तो जान में जान आई है। हाँ, बड़ी देर से। चलो भाई, उठो जरा। पता है कितनी रंगीली। हाय, याद आ रही है नहीं साहब, देखिए, छबीली। ऊपर वहीं चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए वहीं जाके पानी वानी पीते हैं। जी जी। अरे मियाँ, ये क्या हुआ रंगीन? अरे ये क्या हुआ? अरे हमको तो हिचकियाँ आ रही हैं। अरे शायद छबीली भी हमें याद कर अरे रही मियाँ, है। इतना अरे तुम ही उतना। गले लग जाओ मेरे। अच्छा भाई, कुछ काम की बातें भी करने दीजिए आप लोग। ये तो शुरू हो गए अपनी छबीली में। नेगी साहब ये बताइए जी। कि यहाँ से ये जो पानी की आवाज आ रही है ना, इसको सुन के काला ढूंगी का झरना याद आ गया। जी, सुना जी। है कि यहीं कहीं आसपास है, किस तरफ है? हाँ, बिल्कुल सही कहा लता जी आपने। बड़ी सुंदर जगह है काला ढूंगी। पूरब में है ये, अच्छा अच्छा अच्छा। और कोटा भावर में, दक्षिण में तराई, उत्तर में धनियाकोट और पश्चिम में रामनगर है। आहा। काशीपुर के बारे में भी कुछ बता दीजिए नेगी साहेब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अनु साहब, मौजूदा काशीपुर तो लॉर्ड काशीनाथ ने 1639 में बसाया था। अच्छा, लॉर्ड काशीनाथ ने। और हुएनसांग के जमाने में इसका नाम गोविशाण था, या फिर ये गोविशाण प्रदेश का हिस्सा था। अच्छा अच्छा। हाँ, आशा नोट करो, गोविशाण प्रदेश था हाँ, पहले ये। हाँ। और ये तो तराई का इलाका है ना नेगी जी? हाँ जी, बस यूँ समझ लीजिए कि 15-16 मीटर चौड़ी पट्टी काशीपुर से लेकर उधर शारदा नदी के किनारे बनबसे तक चली गई है। अच्छा। इसे तराई का इलाका कहते हैं आशा जी। और ये जमीन 700 फीट से 800 फीट तक ऊंची है। बस थोड़ा सा खोदने पर भी पानी निकल आता अच्छा है। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अनु साहब ध्यान से सुनिए, एक जमाने में यहाँ मच्छर ही मच्छर थे। अरे वही मच्छर तो कई सारे साइड में इधर पूरे एरिया में नहीं फैल गए हैं। अरे लता जी, याद आया। नानक मते में मच्छरों के काटने से बुखार हो गया था रोहिलों को। हाँ हाँ। 20,000 रोहिले मर गए थे वहाँ। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके। इसका मतलब है नेगी साहब, तराई का इलाका राजाओं की आमदनी का सबसे बड़ा सोर्स था। जी जी। इसीलिए इस इलाके को पाने के लिए मुसलसल जंगें होती रही, खास तौर से कठेरियों से, जी जी, जिन्होंने जबरदस्ती इन इलाकों पर कब्जा कर रखा था। बिल्कुल सही कहा आपने अनु साहब। तलवार से जमीन इसीलिए जीती जाती है कि उसके अंदर छुपी हुई दौलत को हासिल किया जाए। सिवाय रोहेलों के कोई शासक पहाड़ पर नहीं गया। अच्छा। लेकिन तुर्क, मुगल सब ने राजाओं को फर्मा बरदार बनाकर छोड़ दिया और लगान बराबर लेते रहे। अच्छा अच्छा। और नेगी साहब, ऐसा तो रोहेला नवाब अली मोहम्मद खान ने भी किया था। बिल्कुल ऐसा ही किया था अनु साहब। 7 महीने तक रोहेला अल्मोड़ा में रहे। जो कुछ लूट सकते थे उन्हें लूटा। और फिर राजा कुमाऊं और राजा श्रीनगर को बाज गुजार बनाकर चले आए। लेकिन तराई के जरखेज इलाकों पर अपना अधिकार बरकरार रखा। अच्छा अच्छा अच्छा। अनु साहब, मेरे ख्याल से अब हम लोगों को चलना हाँ चाहिए। बिल्कुल हाँ, चलना हाँ, चाहिए। क्यों चलिए। बताइए? हाँ, लेकिन अनुज साहब ये नहीं देख रहे हैं आप कि अपने नौरंगी और अपने रंगीन गुफ्तगू में बिल्कुल मसरूफ है। छबीली की गुफ्तगू चल रही है लगता है। ये देखिए, चलना है कि नहीं चलना है आपको वापस? चलिए ना, हम तो तैयार हैं। खाली वक्त में जरा अपनी छबीली को याद कर लिया था। हेलो भाई, अनुज, काशीपुर आ गए हम लोग। अनुज जिस रास्ते से हम आए थे ये कौन सा रास्ता था? आशा,
उसे गदर रोड कहते हैं। अच्छा। हाँ, और गदरपुर होते हुए जब हम आ रहे थे तो उसके आगे बासपुर था, लेकिन हम उससे पहले ही मुड़ गए। वहाँ से काशीपुर बहुत करीब पड़ता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ अनुज साहब, असल में हम नानक मत्ता से होते हुए हैं, इसलिए शायद ये रूट पड़ा है। हाँ। और नेगी साहब एक बात बताइए जी कि रोहेलों का कुमाऊं के इतिहास से क्या ताल्लुक रहा है? लता जी, 1712 के बाद जब रोहेलों ने कठेर में पांव जमाने शुरू किए तो कुमाऊं और रोहेला दो ऐसे पड़ोसी बन गए जिनमें कभी दोस्ती रही और कभी दुश्मनी। नेगी साहब जी, सियासत में दोस्ती और दुश्मनी मतलब से होती है। एग्जैक्टली। इस दोस्ती और दुश्मनी की इब्तिदा कुछ इस तरह से है। जब रोहेला सरदार दाऊद खान ने कठेर के कुछ इलाकों पर कब्जा करके बहादुरी में नाम कमा लिया तो उसकी बहादुरी के किस्से अल्मोड़ा के राजा देवी चंद तक भी पहुंच गए। उस वक्त राजा के पास साबिर शाह नाम का कोई मुगल शहजादा आया और राजा को हिंदुस्तान का राजा बनने का ख्वाब दिखाया। राजा ने दाऊद खां की फौज किराए पर ली और हिंदुस्तान फतह करने के लिए फौज लेकर पहाड़ से उतर आया और फौजदारी मुरादाबाद नवाब अजमतुल्ला खां से काशीपुर में मुकाबला हुआ। कुमाऊनी फौज ने शिकस्त खाई। दाऊद खां ने फौजी खिदमात की रकम तलब की तो उसे अल्मोड़ा बुलाया और धोखा देकर 1722 में कत्ल कर दिया। 1743 में दाऊद खां का बेटा नवाब अली मोहम्मद खां इंतकाम लेने के लिए फौज लेकर अल्मोड़े पर चढ़ गया। अल्मोड़ा के राजा कल्याण चंद और श्रीनगर के राजा मोर भट्ट की फौजों ने मुकाबला किया लेकिन हार गए और कुमाऊं पर रोहेलों का कब्जा हो गया। हाँ, तो दोस्ती और दुश्मनी का अंत इस तरह हुआ। नहीं जी, वाकई बहुत अच्छी मालूमात थे ये। और अनु साहब, जब नवाब अली मोहम्मद खां पर बादशाह मोहम्मद शाह, सूबेदार अवध सफदरजंग और नवाब कायम खां बंगश ने 1744 में हमला किया तो राजा कल्याण चंद ने बादशाह का साथ दिया। अच्छा अच्छा। शायद कल्याण चंद रोहेलों से पीछा छुड़ाना चाहता था। बिल्कुल यही बात थी आशा जी। लेकिन जब 1751 में सफदरजंग और मराठों ने मिलकर रोहेलों पर हमला किया तो रोहेला चिल्किया में जमा हो गए। और जब शुजाउद्दौला और अंग्रेजी फौज ने 1774 में रोहेलों को चिल्किया या फिर लालडांग में घेर लिया तो कुमाऊं के राजा ने उनकी मदद की। यानी ये 1774 की बात है। जी जी जी। लेकिन नेगी साहब, इससे तो यही साबित होता है कि इस इलाके पर रोहिलों का कब्जा था। हाँ अनुज, और एक बात और याद आ रही है क्या? कि 1761 में पानीपत की जंग में मराठों के खिलाफ कुमाऊनी फौजें रोहेलों के साथ थीं। असल में आशा जी, नवाब नजीबुद्दौला रोहेला ने तो गढ़वाल के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अच्छा। और अफजलगढ़ के किले में नवाब नजीबुद्दौला का भाई अफजल खां और रोहेला फौज रहा करती थी। अच्छा अच्छा। असल में अफजलगढ़ रोहेलों की पहाड़ी छावनी थी अनु साहब। हाँ, बहुत अच्छा किया हम लोगों ने आज यहाँ आकर हैं। सही कह रहे हैं लता जी। और ये नौरंगी या रंगीन, ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। कुछ आप दोनों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं, हमारी समझ के तो ऊपर से निकल गया। ये लीजिए, ये है और नौरंगी। लता जी, मेरी समझ में कुछ कुछ आया है, वरना मेरा ध्यान तो सारा अपनी छबीली की तरफ लगा हुआ है। शुक्र है कुछ कुछ तो आया। और सच पूछिए तो आपका सामान वगैरह के लिए हम आपके साथ हैं, वरना हम आज आपके साथ भी ना होते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कि आप हमारे साथ आए तो सही, यानी कि ज़हनी तौर पे हमारे साथ नहीं है आज ये लोग। ओह, तो ये बात थी मियाँ जी। वाह साहब वाह, ये नहीं निकाली मियाँ जी। चुड़ गए। हम पूछते हैं
और साहब आखिर हमारे कितने नाम रखे जाएंगे? गमगीन, मिस्कीन, रंगीले, नमकीन, सोयाबीन, चिरकीन, और अब ये नया नाम मियाँ जी। हद हो गई है। माफ करना रंगीन मियाँ, माफ करना, हम भूल गए थे। अल्लाह कसम आदत है हमारी माफ कर देने की। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, माफ तो किया। अनु साहब, पूरब की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये ठाकुर द्वारे होकर मुरादाबाद को जाता है। और उधर दक्षिण पश्चिम में लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर जसपुर है। और यहाँ से नैनीताल यही कोई 70 किलोमीटर की दूरी पर है। 70 किलोमीटर जी, है? जी, जी। अच्छा अच्छा। और ये रहा अनु साहब उज्जैन का पुराना किला। देख रही बता। और हुइनसांग के मुताबिक महाभारत काल का गोविशाण टीला। ये तो सिर्फ टीला ही रह गया है। हाँ आशा जी, कहते हैं इसे पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए ये किला और वो तालाब बनवाया था। अच्छा। इसे लोग द्रोण सागर भी कहते हैं अनु साहब। और इसी के किनारे सती होने वालियों के स्मारक भी बने अरे हैं। मुझे ऐसा लगता है अनुज साहब कि ये वही टीला है जिसमें हम इस वक्त खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। हाँ, जहाँ हाँ, चैती का मेला भी लगता है। यस, काशीपुर यस। का चैती मेला शायद यही लगता है। सुना बहुत है हमने। और लता जी, मैंने सुना है द्रोण सागर को लोग बहुत पवित्र भी मानते हैं। हाँ ये भी सुना है। हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने अनु साहब। इसकी मान्यता ये है कि गंगोत्री जाने वाले यात्री यहाँ रुकते जरूर हैं। और नेगी जी, वो दूर सामने क्या दिखाई दे रहा है? मंदिर है शायद कोई वो। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने लता जी, वो ज्वाला देवी का मंदिर है। अच्छा। लोग इसे उज्जैनी मंदिर भी कहते हैं। और बालसुंदरी देवी भी। चैत के महीने में यहाँ मेला लगता हाँ है। वही बात। और वो जी भी बताइए। भुवनेश्वर, जागेश्वर, मुक्तेश्वर और नागनाथ मंदिर सब नए बने हैं। और उस टीले पर वो देखो आशा जी, ऊंचा सा भीम का गदा दिख रहा है ना। अच्छा, गदा? जी, लेकिन जनरल कनिंघम की राय में ये महादेव का लिंग है। अच्छा अच्छा। कनिंघम ने यहाँ प्राचीन इतिहास को तलाश भी किया था लता जी। हाँ तो बताइए ना। लीजिए सुनिए। ये राजधानी 2.5 मील की गोलाई में थी। चारों तरफ मछलियों के तालाब और बाग थे। यहाँ 2 मठ थे जिनमें 100 भिक्षु रहते थे। 30 मंदिर ब्राह्मणों के थे। शहर के बाहर बड़े मठ में 200 फीट ऊंचा अशोक का स्तूप था। यहाँ गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। कई छोटे छोटे स्तूप थे जिनमें भगवान बुद्ध के नाखून और बाल रखे थे। अच्छा अच्छा नेगी साहब, ये रहा इतिहास यहाँ का। हाँ लता जी। और आशा जी, कनिंघम ने हुएनसांग के बयान को सामने रखकर कई टीलों का पता लगाया जो बुद्ध काल के स्तूप हो सकते थे। हाँ, एक टीले की खुदाई की रिपोर्ट तो पिछले दिनों कई अखबारों में भी छपी थी। क्यों अनुज? मैंने भी पढ़ी थी। अखबार की खबर के मुताबिक 1940 और 1950 में टीले की खुदाई में कुछ सिक्के, बर्तन और किले की दीवारें निकली थी। और फिर 1965 और 1970 में खुदाई कराई गई, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार त्रिविक्रम की एक विशाल मूर्ति मिली थी। जो शायद हाँ 4वीं शताब्दी की थी। और मंदिर की दीवारों को गुप्त काल का माना गया था। हाँ ऐसा ही था उसमें। बिल्कुल ठीक कहा अनु साहब आपने। और इस टीले से मिलने वाली ईंटों को ईसा से लगभग 2600 वर्ष पुराना माना गया। बिल्कुल पुराना। अब देखिए क्या मिलता है। कथाओं की ऐतिहासिक मान्यता है तो जरूर, न जाने आने वाला कल कितने हिस्टोरिकल फैक्ट्स लाए। क्यों मियां रंगीन, आप कहाँ हैं? अल्लाह कसम हैरत में पड़ गए हम। क्या क्या गुल खिलाते हैं, मिट्टी के ढेर। अच्छा तो आप होश में हैं? हम तो सोच रहे थे कि आपको होश ही नहीं है। ध्यान से सुन रहे हैं। अनुज साहब, एक बात कहना चाह रहे हैं हम। हाँ बोलिए। जब काशीपुर तक आए हैं तो
4 कदम पे तो रह जाता है रामनगर। तो क्यों ना गर्जिया मंदिर होते चले। हाँ, बिल्कुल माँ के दर्शन भी करेंगे और नेकी और थोड़ा पूछ सा पूछ। मियाँ रंगीन, हमारी हिम्मत तो साथ छोड़ रही है भाई। ये बोले मेरा भी नारंगी। जाने को दिल नहीं कर रहा है। मैं थोड़ी देर अपनी छबीली की बातचीत उफ, अपने नौरंगी के साथ करना चाहता हूँ। ये भगवान, सुबह से आपकी बातें नहीं हुई। भाई ये आप अपने अपने किस्से, मिट्टी के किस्से, कहीं बर्तनों के किस्से, कहीं कुछ, हम तो थक गए। अरे बस मियाँ रंगीन, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, थोड़े से वक्त के लिए चलिए, बस जाएंगे और आ जाएंगे। चलो बात थोड़ी देर को मान लेते हैं, चलिए हम भी चलेंगे। अच्छा हाँ मियाँ, अब गाड़ी में बैठ के पूछ लीजिएगा छबीली का हाल। अब फिलहाल तो चलते हैं रामनगर। हाँ। कितना सौम्य वातावरण है। आहा, कितनी सुंदर जगह हम लोग आ गए हैं। कितनी शांति है यहाँ। और इन पहाड़ों को देखकर तो हमें अल्मोड़ा की याद आ गई ना। आपको तो हर जगह वही नजर आता है। वैसे अच्छा किया हम लोगों ने कि रामनगर नहीं रुके, हम लोग सीधे इधर निकल आए गर्जिया। हाँ लता जी। लता जी, ये जो मंदिर है हाँ। गर्जिया का, बड़ा पौराणिक है, वैसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व है इसका। अभी बाहर एक व्यक्ति मिले थे मुझे भी गेट पे ही, उनसे जी, बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हाँ। पुराणों में जिक्र है इस स्थान हाँ का। हाँ, बड़ा पवित्र और बड़ा पौराणिक मंदिर है ये। तो देर ना करे, पहले दर्शन ना कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, आइए हम लोग सब चलते हैं और दर्शन चलिए, करते हैं। चलिए हम चलिए। चलेंगे। वाकई बहुत शांति मिली और कितनी सारी सीढ़ियाँ। ये तो देखो कितनी खूबसूरत जगह किस तरह से है, नदी के बीच में। मियां रंगीन, जरा ये सही से चलना, कितना नीचे नदी भी है। गहरा सा पहाड़ बना हुआ है बराबर देख और ये रहा हूँ। पहाड़ रुका हुआ कैसे इस नदी के ऊपर, मुझे तो हैरानी हो रही है इस बात पर। अनु साहब संभल के, हाँ, हाँ, और एक संभल। चोटी के ऊपर नहर में मछली कितनी है? हाँ हाँ, बड़ा कितना सुंदर और लग अनु रहा है। साहब, साफ दिखाई पड़ रही हैं। ये हैरानी की बात देखिए कि कितने तिकोने से बिल्कुल एक ये कहिए कि ये नोक निकली हुई है इस पहाड़ी की, जिसके ऊपर मंदिर टिका हुआ है ये। जी जी, और बड़ी- कैसे रुका हुआ है मंदिर, बड़ी हैरत है इस बात की। इसीलिए तो मैं बहुत संभल कर चल रहा हूँ, कहीं पैर ना फिसल जाए। वैसे थक तो गए सीढ़ियाँ उतर के, नहीं, है ना? आराम से आराम से। थकन भी अरे हो गई। मियां रंगीन, आराम से। हाँ हाँ, ये। बस हाथ मत लगाइए। हाँ आप थोड़ी देर नदी के किनारे बैठे। हाँ बिल्कुल। अब शाम वैसे काफी हो गई, थक भी गए हैं, अब मेरे ख्याल से चला जाए। जी लता जी, वैसे रात बहुत हो चुकी है। हाँ। चलना चाहिए। अब आप लोग जाइए, हम तो नहीं जाएंगे। क्यों भाई? अरे अब हम बहुत थक गए हैं, हम तो रात को यही रुकेंगे। हाँ कहाँ रंगीन ने, इसलिए कि अब हमसे तो चला क्या, हमसे तो बैठा भी नहीं जा रहा कायदे से। तो आज ऐसा करते हैं, अनुज साहब अगर सोचें तो ठीक ही कह रहे हैं रंगीन साहब। हाँ। बिल्कुल रात सही। यहीं गुजार लेते हैं, यहीं रुक जाते हैं रात को। बिल्कुल ठीक। चलिए। थक गए हम, मर गए हम, अब रंगीन मियाँ रात को सोएंगे पैर फैलाकर। एक बात है लता जी, जी। ये मिस्टर नारंगी जो है हमारे मियाँ रंगीन से 2 कदम आगे ही लगते अरे हैं। देखिए, ऐसा है कि रंगीन तो एक रंग के हैं, हम हैं 9 रंगी। मगर नौरंगी मियाँ, अभी आप फिक्र मत करो, क्योंकि रात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। आज रात भर आपसे छबीली की बातें करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ